नेक्स्ट केस अपन एक्टोपिक का करेंगे। इसमें केस नंबर फर्स्ट करेंगे सबसे पहले। तो इसमें है डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्रॉनिक पीआईडी। क्रॉनिक पीआईडी ये है क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से, इसलिए इसको क्रॉनिक पीआईडी बोलेंगे। एक्टोपिक का रीज़न बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मेंसेस नहीं आ रहे कुछ दिनों से, इसका मतलब ये प्रेगनेंसी होने के चांसेस के। ऊपर से प्रेगनेंसी में उसको ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, प्रेगनेंसी में ब्लड आ रहा है। अब एक्टोपिक का अपन सोचते हैं कि एक्टोपिक हो सकता है, थ्रेटन अबॉर्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब देखते हैं आगे कैसे अपन को पता चला कि एक्टोपिक है। पहली बात तो इसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इसको 2 महीने पहले आया था। तो 2 इंटू 4.25 करेंगे तो 8.5, मतलब लगभग 8 to 9 वीक आ जाएगा अपना प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब 8 to 9 वीक से ये प्रेग्नेंट है। अब इसका अपन देखें अगर है ना, जो है ना हिस्ट्री में दिया हुआ कि इसका डीएनसी कराया डॉक्टर ने। तो डीएनसी करने के बाद में है ना, फिर भी बाद में भी अपन को ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। डी अगर है ना इसके अंदर अगर मान लो प्रेगनेंसी होती है और डीएनसी करके निकाल देते हैं, मतलब पूरा यूट्रस को अपन ने ऐसे क्यूरेटाइज करके निकाल लिया है, प्रेगनेंसी होती तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। अगर यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी होती या फिर यूट्रस की कोई दिक्कत होती है बंद हो जाती है। लेकिन अब ये अभी भी बंद नहीं है, मतलब यूट्रस की दिक्कत नहीं है, कहीं बाहर की दिक्कत है। इसके अलावा जो क्यूरेटाइज किया उसके अंदर अपन को क्या दिखा, उसके अंदर अपन को डेसुडिया दिखा। ठीक है, ये है ना लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, तो ये लेयर दिखी, लेकिन इसके अंदर फीटस एग नहीं दिखा। इसका फीटस एग नहीं दिखा मतलब डेसुडिया दिखा, मतलब प्रेगनेंसी तो थी, डेसुडिया दिखा मतलब प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेकिन जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के अंदर होती तो वहाँ से अपन को फीटस एग भी दिखता है, लेकिन फीटस एग नहीं दिखा। इसका मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होकर कहीं और है। इसका मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री में पीआईडी दिया है जो कि रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक का, ठीक है। और इसके है ना बीटा एच जो किया हुआ है ना, ये इसके अंदर दिया हुआ बीटा एच जो है ना 48 आवर्स में 2000 से 2500 हुआ है, जो कि डबल होना चाहिए, डबल नहीं हुआ है। तो ये अपन को है ना डबल होना चाहिए या फिर इंक्रीज़ होना चाहिए, मोर इंक्रीज़ होना चाहिए, कुछ 500 से कुछ नहीं होता, कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, 1000-1500 इतना इंक्रीज़ होना चाहिए था लगभग। तो मतलब नियरली डबल तो होना चाहिए था, तो बिल्कुल भी मतलब डबल के करीब भी नहीं जा रहा है। तो इस अपन है ना एक्टोपिक के सोचेंगे कि एक्टोपिक हो सकता है। उसके अलावा है ना इसको जो है ना ये दिया हो 5 वीक का, इसका यूट्रस का जो साइज़ दिया हो 5 सेंटीमीटर दिया, उसका मतलब छोटा है, क्योंकि होना कितना चाहिए था, 8 to 9 वीक का होना चाहिए था, ठीक है। 8 to 9 वीक का होना चाहिए था और है 5 वीक का, ठीक है। इसका मतलब छोटा है। अब है ना यूट्रस साइज़ का छोटा होने का क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो तीन अपने पास 4 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो नॉर्मल है पेशेंट, या फिर थ्रेटन्ड उसका है ना अबॉर्शन है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर उसका मिसकैरेज हो चुका है, ठीक है। अगर नॉर्मल होता तो 8 वीक का प्रेगनेंसी, ये जो 8 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको उसको है ना जो है ना बीटा एच उसका नॉर्मल होता, ठीक है। और उसका यूट्रस का जो साइज़ होता है वो भी है ना नॉर्मल रहता। और अगर है ना थ्रेटन अबॉर्शन उसको है, ठीक, थ्रेटन अबॉर्शन में है ना जो यूट्रस की साइज़ होगी ना, यूट्रस की साइज़ उसकी छोटी होगी, जितनी होनी चाहिए उससे कम होगी थ्रेटन अबॉर्शन में। एक्टोपिक में यूट्रस की साइज़ छोटी होगी, मिसकैरेज में छोटी होगी। तो इन तीनों में यूट्रस की साइज़ छोटी हो जाती है नॉर्मल से, ठीक है। और ब्लीडिंग भी साथ में आ रहा होता है। इसके अलावा कहाँ यूट्रस की साइज़ छोटी होती है, आईयूजीआर में छोटी होती है। आईयूजीआर हो गया, थ्रेटन्ड हो गया, एक्टोपिक हो गया, मिसकैरेज, जिसके अंदर जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है यूट्रस की साइज़। और बीटा एच देखें तो नॉर्मल पेशेंट में नॉर्मल रहेगा, थ्रेटन में या तो नॉर्मल रह सकता है, डिक्रीज़ होगा, एक्टोपिक और मिसकैरेज दोनों में डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये दोनों एक्टोपिक और मिसकैरेज में ये दोनों कॉमन चीज़ आ रही है। तो जो डॉक्टर था ना उसने डीएनसी क्यों किया, ये डॉक्टर को कन्फ्यूज़न था कि मिसकैरेज है शायद। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर थॉट ऑफ डीएनसी फॉर मिसकैरेज बट द ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप। अगर है ना डीएनसी के बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती ना, तो इसका मतलब ये मिसकैरेज का केस होता। लेकिन ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई डीएनसी के बाद, इसका मतलब ये मिसकैरेज का केस ना हो गया, एक्टोपिक का केस है। तो डिटेल कुछ मैम ने पढ़ाई थी इसकी। ब्लीडिंग का केस है तो इसमें सीबीसी एलएफटी कोआगुलोग्राम करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। और ब्लीडिंग है ना इसको प्रेग्नेंट लेडी को होती है तो उसको अपन है ना ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, आरएच फैक्टर चेक करते हैं, ताकि अगर उसको ब्लड चाहिए हो तो अपन दे सकते हो, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी का भी हो तो केस उसे अपन मैनेज कर पाएंगे। और इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, या तो इसको सेल्पिंजेक्टोमी, मतलब है ना जो फैलोपियन ट्यूब उसको काट के निकाल लेंगे, या फिर सेपिंगोस्टोमी, जो फैलोपियन ट्यूब उसके अंदर एक होल करके उसको निकालेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। या फिर अपन कर सकते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी अपन कब करते हैं, सेल्पिंजेक्टोमी में है ना फैलोपियन ट्यूब अगर दूसरी वाली हेल्दी है तो एक को निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं।
ऑस्टोमी में दोनों फैलोपियन ट्यूब बची रहती है। एनटीपी के लिए क्या है ना क्राइटेरिया है, पहली बात तो रप्चर नहीं होना चाहिए, और जो एक्टोपिक का साइज़ छोटा होना चाहिए, और है ना फीटस उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, डेड फीटस होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया तो अपन एमटीपी करते हैं। और इस केस में साइनोटिक सर्विस दिया हुआ है, जो कि है ना डायलेशन ऑफ वेन्स की वजह से होता है। और डायलेशन क्यों हो रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन है ना जो स्मूथ मसल होती है ना ब्लड वेसल्स की, उनको है ना रिलैक्स कर देता है, जिससे विजुअल डायलेशन हुआ, जिससे कि साइनोटिक दिखता है सर्विक्स। ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अगला केस अपना केस नंबर 54। ठीक है, ये जो केस है रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। तो इसमें रप्चर अपन को कैसे पता चला? पहली बात तो जब रप्चर होता है तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो इसका अपन जो शॉक इंडेक्स निकालेंगे 120/70 करेंगे, तो अपन को मिलेगा 1.7, जो कि मोर देन 1.6 है। तो ग्रेड 3 का है। ग्रेड 3 बोले तो बहुत सीवियर है इसका शॉक। तो शॉक मिलेगा, अगर रप्चर है तो शॉक हो जाएगा उसका। उसके अलावा जो पोस्टीरियर फेरिंग्स ऑफ द वेजाइना है ओवर हैंग्स, मतलब ये है ना पोस्टीरियर फेरिंग्स के अंदर रप्चर जो प्रेगनेंसी थी ना, रप्चर फीटस था, वो वहाँ पे आके अटक गया है, तो वो हैंग करने लग गया, ठीक है, लटकने लग गया है। तो वो इसका मतलब पता चल रहा है कि हम पाउच ऑफ डगलस होता है उसके अंदर ये इकट्ठा हो रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि रप्चर हो चुका है। और शॉक अपन ने निकाल ही लिया, तो हेमरेजिक शॉक बोल देंगे। क्रॉनिक पीआईडी, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडेज लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, बिकॉज है ना इधर लिखा हुआ है लॉन्ग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको बहुत टाइम से प्रेगनेंसी नहीं हुई है, और पहले इसको प्रेगनेंसी हो रखी थी, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन वही ऊपर वाले केस की तरह, सीबीसी, एलएफटी, कोगलोग्राम, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। और ट्रीटमेंट इसके इसमें है ना शॉक है, तो अपन शॉक को भी ट्रीट करेंगे। और एमरजेंसी वाला केस है, एमरजेंसी सेल्फ इंजेक्टोमी, ठीक है, एक्टोमी करेंगे क्योंकि रप्चर हो चुका है, ठीक है। इसमें एमटीपी वगैरह नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उस एमटीपी नहीं करते रप्चर में, ठीक है। ये देखो इधर नो रप्चर लिखा हुआ है एमटीपी के अंदर, ठीक है। तो रप्चर वाले एमटीपी नहीं करेंगे, तो सेल्फ इंजेक्टोमी करनी, वही एमरजेंसी। तो हो गया अपने एक्टोपी के केस ख़त्म।